हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो मैंने तीनों दिन बोल दिया। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया और वो भी JEE नीट लेवल के साथ। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के ही वीडियो लेक्चर में हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं। बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स यानी कि है क्या। अब देखो, आपने 11th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, आपने 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। तो वहां पर आप लोग ने जो कुछ भी पढ़ा 11th में, ठीक है, तो वहां पर कुछ उनके लिमिटेशंस थे। आपने थर्मोडायनामिक में एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ा कि भाई रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बराबर कि नहीं, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या होगा और हीट की उस रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट क्या होगी। खास करके इन पूरे 2 चैप्टर्स में आपने वो चीजें पढ़ी थी, ओके। लेकिन वो दोनों चैप्टर के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन, जो मेन लिमिटेशन था वो ये था कि क्या हम उस थियरी से रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। यानी कि उन थियरी के हेल्प से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसके हेल्प से हम रिएक्शन की रेट को फाइंड कर सकते हैं और इसलिए ये चैप्टर हमें पढ़ना है। तो चलिए फिर बच्चों शुरू करते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मजा आएगा आपको। चैप्टर दिखने में टेक्स्ट बुक के पेजेस घुमाओगे तो आपको लगेगा कि भाई टफ है, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ये हमारा 5वां चैप्टर शुरू होने जा रहा है और मैं ये ट्राई करूंगा कि भाई 12 से 15 वीडियो लेक्चर के अंदर ही इसी चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया जाए, यानी कि ये मंथ एंड तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर इसके डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की बात की है। तो पहले तो आप ये समझिए, मैं हर लेक्चर में ये चीज बार बार बोलता हूँ कि आपको अगर कोई भी टॉपिक के बारे में थोड़ा भी अंदाजा लगाना है तो आप पहले उसका नाम रीड करिए। आपने नाम रीड किया तो नाम से आपको मीनिंग जानने की कोशिश करिए, तो आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स तो पता चल ही जाएगी। क्लियर है बच्चों? लाइक यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स बोला है। काइनेटिक्स यानी कि मूवमेंट होता है, तो केमिकल रिएक्शंस का मूवमेंट वो हम चेक करेंगे। बेसिकली यहाँ पर उसकी स्पीड की बात होगी। काइनेटिक्स यानी कि उसकी स्पीड की बात होगी। स्पीड यानी कि रेट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री के 3 मेन ब्रांच रहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है और इक्विलिब्रियम चैप्टर है और थर्मोडायनामिक्स है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, branch of physical chemistry, branch of physical chemistry which deals with पहली बात रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरी बात factors which affect rate of reaction, एंड तीसरी बात हम लोग पढ़ेंगे इससे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो इन 3 चीजों को स्टडी करता। पहला है रिएक्शन की रेट को, दूसरा है रिएक्शन की रेट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, उन फैक्टर्स की स्टडी करता हो, एंड तीसरी चीज कि वो रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करता हो। तो एक ऐसा ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का जो इन 3 चीजों को स्टडी करता है,
उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। अब ये चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, चलिए तो उसकी लिस्ट बनाते हैं। लाइक हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बात रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं शॉर्ट में पूरे चैप्टर में लिखूंगा ROR। ये ध्यान रखना है ना। अब आगे हमें पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं हर जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में ROR लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, यानी कि कौन से फैक्टर ROR को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR, फैक्टर्स अफेक्टिंग ROR। बढ़िया बढ़िया फैक्टर्स है, 7 फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 7 फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिएक्शन की रेट को, पर उनमें से जो हम एकदम डिटेल्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो 2 ही फैक्टर होते हैं। एक होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। ठीक है, और वो टेम्परेचर के बारे में जानने के लिए डिटेल्ड में हम लोग यही चैप्टर के अंदर अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इसका दूसरा फैक्टर है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उससे हमें क्या पता चलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके लिए क्या पता चलेगा यहां पर? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्शन के अलग अलग ऑर्डर होते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, हम लोग सेकेंड ऑर्डर, हम लोग थर्ड ऑर्डर एंड हम लोग 0th ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? ये 4 ऑर्डर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये 2 थियरी के बाद, ये 2 मेन थियरी है, फिर इस थियरी के ये 2 मेन पार्ट्स है जो पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में ये 2 फैक्टर के बारे में हम ज्यादा पेजेस दिए हुए हैं, ज्यादा कवरेज एंड फुटेज होगा ये 2 टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, और तीसरा एक और जो टॉपिक है वो है रेट लॉ। उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें दी हुई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रेट लॉ। इसके बारे में मैक्सिमम दिया गया है अपने चैप्टर में, ये दोनों के बारे में और इसके बारे में। ठीक है, फिर हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। अब ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स है। मॉलिक्यूलरिटी एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उनमें 2 फैक्टर्स हैं, एक है टेम्परेचर एंड दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग अरेनियस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। यहां पर वैसे रिएक्शन के ऑर्डर तो बहुत सारे होते हैं, पर अपने सिलेबस में हम ये 4 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए ये पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में ROR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ROR। क्लियर है? अब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है? तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट यानी कि आप बोल सकते हो रिएक्शन की स्पीड क्या, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration, okay, change in concentration of reactant and product
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर रेट की बात की है कहीं पर भी, यानी कि वी हैव टू टेक इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। कहीं पर भी रेट की बात की है, इट मीन्स कि हमें उसको लेना है विद द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम। ओके, अब बच्चों यहां पर ध्यान देना, हम लोग पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन और हमें फाइंड करना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे ढूंढे, तो उसके डेफिनेशन के बारे में लिखा। अब बच्चों याद रखना, दुनिया में 3 प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस को साइंटिस्ट ने 3 टाइप में स्प्लिट कर दिया है। एक जो रिएक्शन होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। पहली जो रिएक्शन होता है टाइप, वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट यानी कि ऐसी रिएक्शन होती है जिनका रेट हम चाहे कुछ भी हो जाए फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों, वो मैं बताऊंगा। पहली बात तो वेरी फास्ट रिएक्शन करने वाले कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो वो होते हैं आयोनिक रिएक्शंस। कौन से होते हैं? आयोनिक रिएक्शंस। ठीक है, बहुत ही फास्ट करने वाले रिएक्शन, बहुत ही फास्ट होने वाले रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं आयोनिक रिएक्शंस। ऐसा क्यों? उनमें आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है एंड ब्रेकिंग होता है और वो बहुत फास्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल, हमने लिया है NaCl और ये करवाया AgNO3 के साथ। ठीक है, क्या होगा? अब यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या हुआ? ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये एक प्रकार के आयोनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, और ये टूटकर आयंस का फॉर्मेशन किया। इन्होंने क्या किया? टूटकर आयंस का फॉर्मेशन किया। अब क्या होगा? मतलब ये दो कंबाइन नहीं होंगे, भले ये ऑपोजिट चार्जेस वाले हैं बट ये कंबाइन नहीं होंगे, ये इनके अलावा वाले आयन से कंबाइन होंगे, यानी कि ये दोनों कंबाइन होंगे और ये दोनों कंबाइन होंगे। तो मिलेगा क्या? यहां पर मिलेगा AgCl और ये AgCl के हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स यानी कि पीपीटीज मिलेंगे कंटेनर के अंदर, और हमें क्या मिलेगा? NaNO3 विल बी वन मोर प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट NaNO3 मिलेगा। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए आपको आयोनिक रिएक्शन का ही। लाइक हमने लिया है HCl और उसको रिएक्ट करवाया हमने दैट इज NaOH के साथ। तो जरा ध्यान से देखना क्या होगा। ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, ये क्या बनेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, ये बनेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। अब क्या होगा? अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो है ये अट्रैक्ट होगा, सॉरी ये अट्रैक्ट होगा इधर और ये अट्रैक्ट होगा इधर। ये क्या बन जाएगा? H2O और यहां पर ये बनेगा NaCl। क्लियर है? अब आपको ये जो NaCl मिलेगा वो इस वाटर में डिसॉल्व रहेगा। हमें वो जो NaCl मिलेगा वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व रहेगा। ठीक है, और बच्चों ये जो दो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं ये आयोनिक रिएक्शंस हैं और वो बहुत ही फास्ट होने वाले रिएक्शन है। इनका टाइम लगता है तकरीबन 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के अंदर ये कंप्लीट होता है, यानी कि विद इन माइक्रो सेकेंड्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। सोचिए, आपने डाला तुरंत नहीं बट उससे भी ज्यादा जल्दी, यानी कि 10⁻⁻⁶ सेकेंड के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट। यस बच्चों, 10⁻⁻⁶ सेकेंड, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, हद से भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होती है, हम लोग ऐसे रिएक्शन का रेट कभी नहीं ढूंढ सकते।
we are never ever able to find or determine the rate of this reaction. इनका ROR cannot be determined. इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम कभी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये हद से भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन है। ये सिर्फ 10⁻⁻⁶ सेकेंड नहीं पर उससे भी कम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन का हम कभी भी रेट फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नेवर एवर फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, क्लियर है? समझ में आया? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का पहला पार्ट था, टाइप था, और वो था वेरी फास्ट रिएक्शन जो हमने कंप्लीट करवाया। याद रखना ये कौन करता है? हमेशा ये आयोनिक कंपाउंड्स ही करते हैं। आयोनिक रिएक्शंस जो होगी, आयोनिक रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द आयोनिक रिएक्शंस। ठीक है, आयोनिक रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। अभी इसी में रेट ऑफ रिएक्शन को आज के इस लेक्चर में मुझे कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो आप लोग पहले, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसको रीड कर लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इस टॉपिक में जाऊंगा। चलो जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप रीड कर लो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। देखो, स्क्रीनशॉट लेते रहना और नोट्स बनाते रहना। मैं जो कुछ भी लिखवाता हूं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है वो देखते हैं। देखो बच्चों, 3 प्रकार की रिएक्शंस रहती है। रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला हमने देखा कि भाई वेरी फास्ट रिएक्शन, और दूसरा टाइप जो है वो है वेरी स्लो रिएक्शन। सेकेंड टाइप वेरी स्लो रिएक्शन। जो सेकेंड टाइप है वो क्या आएगा? दैट इज वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन हो गया, इसके बाद है वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है वो? दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो क्या आपने नोटिस किया है कि अगर हमने आयरन को बाहर रख दिया तो 1 दिन में या 2 दिन में वो रस्ट हो जाता है? नहीं ना, उसको रस्टिंग होने में काफी टाइम लग जाता है।
यानी कि पूरी तरह से रस्टिंग होने में सालों साल लग जाते हैं अगर हम लोग परफेक्टली बात करें तो। सही है कि नहीं? अगर आपने अभी रखा है, मान लो कि भाई विंटर सीजन है, ऑब्वियस है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, रस्टिंग होगा ही नहीं। होगा तो एक सामान्य सा पूरी प्लेट अगर कोई है, या आपका पूरा वो जो डोर है मान लो आयरन का बनाया है, तो क्या वो एक दिन या 4 महीने में हो जाएगा विंटर सीजन में? नहीं होगा रस्ट। उसके बाद समर सीजन आएगा, उसके 4 महीने, तब तो एनवायरमेंट तो पूरी तरह से ड्राई होगा, क्लाइमेट तो ड्राई होगा, तब भी उसका रस्टिंग नहीं होगा। बारिश का मौसम उसके बाद आएगा, वो 4 महीने में उसका और थोड़ा थोड़ा रस्टिंग होगा। लेकिन पूरी तरह से रस्ट होने में इसको सालों साल लग जाते हैं। लाइक आपके घर के पुराने दरवाजे देख लीजिए, क्या अभी वो 10 साल 20 साल पुराने अगर हैं, या 5 साल पुराना है, तो क्या वो पूरी तरह से रस्ट हो चुका है? नहीं ना। तो ये एकदम से रस्ट नहीं होते हैं बच्चों, समझे? इनको टाइम लगता है, तो वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होते हैं। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। इट टेक्स years टू कंप्लीट, टेक्स years टू कंप्लीट। इनको सालों साल लग जाते हैं कंप्लीट होने में। इट टेक्स years टू कंप्लीट। और प्रैक्टिकली जो रिएक्शन 10 साल 15 साल में कंप्लीट होती है पूरी तरह से, तो उसको मेजर करने के लिए थोड़ी 10 साल 15 साल बैठे रहेंगे। प्रैक्टिकली आप खुद ही सोचिए, जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में सालों साल लग जाते हैं, क्या उसके रेट को मेजर करने के लिए हम लोग सालों साल बैठे रहेंगे? अगर मान लो हम लोग बैठे नहीं रहे, तो हम क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे जो 20 साल 25 साल तक वो मेजर करते रहेंगे? नहीं ना। तो प्रैक्टिकली इनका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते। ROR is practically not determined, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट डिटरमाइंड। ऐसे रिएक्शन, ये सेकेंड टाइप की रिएक्शन हो गई हमारे लिए। अब तीसरी एंड आखिरी जो रिएक्शन है, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन रेट। तीसरा एंड आखिरी टाइप जो है, दैट इज फास्ट, वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो। देखो ये फास्ट भी नहीं है, ये वेरी फास्ट, और ये स्लो भी नहीं है, वेरी स्लो। इन दोनों के बीच में जिसका रेट होता है, वो जो रिएक्शन आती है, वो है मॉडरेट रिएक्शन रेट। क्या आएगा? मॉडरेट रिएक्शन रेट। जरा ध्यान से देखना, वो रिएक्शंस है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्या आएगा? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो जैसे हमने यहां पर मेंशन किया कि वेरी फास्ट रिएक्शन करने वाले कौन से रिएक्शन होते हैं, तो वो हमने लिखा कि भाई रस्टिंग ऑफ आयोनिक रिएक्शन लिखा। फिर हमने वेरी स्लो की बात की, तो हमने लिखा रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या लिखा? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई मॉडरेट रिएक्शन कौन से टाइप के केमिकल्स करते हैं, तो वो करते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, कौन करेंगे? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो जरा ध्यान से देखना कि भाई एग्जांपल्स क्या है उसके। लाइक हमने रिएक्शन करवाया N2 + 3H2। जरा ध्यान से देखना, ये रिएक्ट होकर क्या मिलेगा? तो मिलता है 2NH3, यानी कि अमोनिया मिलता है। बेसिकली ये हेबर्स प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल भी होता है, पर हमें यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। हमें तो रिएक्शन के रेट को देखना है, आप फॉरवर्ड देखें या रिवर्स देखें, तो हमने यहाँ पर फॉरवर्ड लिया। अब यहाँ पर ये N2 जो होता है, ये इस तरह से बॉन्डेड रहता है, और ये H2 इस तरह से रहता है। तो बेसिकली इनके बीच में क्या होगा? तो बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है,
बेसिकली इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और ये टूटे हुए मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये बनेंगे। क्या होगा, ये एक्चुअली यहां पर क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है। क्या हुआ है, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगता है, यानी कि ऐसे रिएक्शन का आप रेट फाइंड कर सकते हो क्योंकि इसका टाइम एक फाइनाइट वैल्यू होता है, एक वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इनका तो इतना ज्यादा वैल्यू होता है कि हम ढूंढ ही नहीं सकते हैं और इनका इतना कम वैल्यू होता है कि इसका रेट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे रिएक्शंस का आरओआर जो होता है, इन रिएक्शंस का आरओआर कैन बी मेजर्ड, ऐसे रिएक्शंस का आरओआर हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको, समझ में आया आपको, पूरी तरह से पता चला आपको, श्योर टप्पा पड़ा है। चलिए तो फिर यहां पर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। ठीक है, और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम ये चेक करेंगे कि उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं। फिर उनमें कोई मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है तो वो डिसअपियर होगा, तो उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसे मेजर करते हैं, और कुछ रिएक्शन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें उसका अपीयरेंस होगा, तो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस मेजर करना सीखेंगे अगले रिएक्शन में, अगले वीडियो लेक्चर में। और उसमें हम लोग एवरेज रिएक्शंस रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसका स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बनाना, और आई होप कि आप सबको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय बच्चों। और इस पार्ट का ये जो मैंने अभी लिखवाया उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी नोट्स बनाना मत भूलना। बाय बाय।